आप सबका इस पत्रकार वार्ता में स्वागत है। एक काम करता सर, पहले प्रिंट वाले इनको दे दो, इलेक्ट्रॉनिक नीचे बैठ जाओ ना, बाद में ले लेना, बाद में लेंगे। आप लोग बैठ जाओ, अरे ये छोड़ दीजिए आप बैठ जाओ। दो दो तीन तीन कुर्सियां यूं साइड मोड़ लो। आप तो शुरू करो भाई, तो स्टार्ट करो। आप सबका इस पत्रकार वार्ता में स्वागत है। छब्बीस अप्रैल को कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र का मतदान होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है। श्रीमान ओम बिरला जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और 10 साल से सांसद हैं। सांसद ही नहीं, दूसरी बार जब वो सांसद निर्वाचित हुए और जब उन्हें लोकसभा अध्यक्ष बनाया जा रहा था, मेरी जैसी कोटा की लाखों आंखों ने जागते जागते एक सपना देखा। अब हमारा सांसद, हमारा वोट देश में ताकतवर स्थिति में आ गया। अब कोटा में विकास की एक नई इबादत लिखी जाएगी। जेके जैसी बंद पड़ी फैक्ट्रियां, शुगर मिल पाटन जिसको चलाने का बिरला जी ने वादा किया था, इनकी चिमनियां अब धुआं उगलेगी। अपने आप को रोज किसान नेता होने का दावा करने वाले बिरला जी के बनने के बाद किसानों ने भी ये सपना देख लिया। अब 24 घंटे 3 फेज बिजली किसान को उपलब्ध होगी। टूटा हुआ नहरी तंत्र जिसकी मरम्मत में बिरला जी का आज तक 10 साल में कोई योगदान नहीं है, शायद वो एकदम दुरुस्त होगा और टेल क्षेत्र तक एक एक खेत को सींचने का पानी पहुंचाया जाएगा। जिस आईआईटी को गहलोत जी जोधपुर ले गए थे, हिंदुस्तान में कई प्रांत है जिनमें 2-2 आईआईटी भी है। कोटा आईआईटी स्टूडेंट का प्रोडक्शन करता है। बिरला जी के ताकतवर बनने के बाद हमने सपना देख लिया, अब यहाँ आईआईटी भी आएगी। यहां पर
एम्स जैसे संस्थान भी आएंगे और उच्च मानकों वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय भी आएंगे। और राजस्थान हाईकोर्ट के मामले में तो बिरला जी ने कई बार वकीलों के बीच में जाके लंबे लंबे भाषण किए। वो राजस्थान हाईकोर्ट भी आ जाएगी। बिरला जी के वादों से, बिरला जी के ताकत में आने के बाद जो शहर ने सपने देखे, उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद वो सपने वैसे टूट गए जैसे नींद में देखे थे, और नींद टूटी और सपना टूट गया। इतना ही नहीं, बिरला जी ने खुद ने सपने दिखाए लोगों को। 2014 के कोटा दक्षिण के बाई इलेक्शन में उन्होंने आह्वान किया, मुझे एमपी बना दिया है, मेरी जगह खाली हो गई, अब संदीप को विधानसभा में पहुंचा दें। मैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लाऊंगा, सरकार नहीं लाई तो बिरला एयरलाइंस चलाऊंगा, और ये दोनों नहीं हुए तो 2019 का चुनाव नहीं लड़ूंगा। 2019 का चुनाव भी लड़ लिया, कोटा में हवाई अड्डा नहीं आया। 2024 का चुनाव भी लड़ रहे हैं, कोटा में हवाई अड्डा नहीं आया। और अचानक नामांकन भरने के पहले कुछ अधिकारियों को शंभुपुरा ले जाके फोटो छपाते हैं। आप इतने बड़े ओहदे पर हो, आपकी सरकार है, आपका रुतबा है, आप अधिकारियों को ले जाके मीडिया में खबरें छपा सकते हो। इससे कोटा की जनता की मांगे पूरी नहीं हो सकती। बिरला जी, आपने लोगों की भावना को जगाया, सपना दिखाया और सपना तोड़ा। आपके पास जबानी जमा खर्च के अतिरिक्त कोई नैतिक बल है ही नहीं कि अपनी बात पर भी टिके रहे, वरना आपको 2019 का चुनाव भी नहीं लड़ना था और 2024 का चुनाव भी नहीं लड़ना था। अब मैंने उनको चुनौती दी है। मैं 2 अलग अलग विधानसभाओं से एमएलए रहा हूं। आप 10 साल कोटा बूंदी के लोकसभा सांसद रहे हैं। बिरला जी, पहली बार कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो लोग भरोसे पर वोट डालते हैं। दूसरी बार में कर्मों की किताब जाती जाती है। तीसरी बार में भी कर्म के बिना, अपने बेसिक इश्यूज के बिना, मैंने क्या क्या उपलब्धियां हैं उनके बिना चुनाव नहीं लड़ा जाता। और इसलिए मैं लगातार कह रहा हूं, बिरला जी, इस कोटा के लिए आप अपनी उपलब्धि बताओ 10 साल की, और उसके बाद वोट मांगो। क्या है आपकी उपलब्धि? आपको भान ही नहीं रहता है। कनवास में पंचायत समिति नहीं खुलेगी तो मैं सापा नहीं बताऊंगा, फलाना काम नहीं होगा तो मैं माला नहीं पहनूंगा, और अगले 5 घंटे बाद उस रोड से निकले कोई स्वागत छापा और माला लेके खड़ा है तो आपको अपनी कही हुई बात का भान ही नहीं है, भान ही नहीं है। ऐसे कितने वादे होंगे जिन पर कहकर आपको भान नहीं है? लोग निराश हैं, हताश हैं। लोग अब बिरला जी से हिसाब किताब मांग रहे हैं। बिरला जी के पास कोई हिसाब किताब नहीं है, इसलिए अपनी खाली किताब पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। ये चुनाव मेरा तो है ही नहीं। आखिर सांसद तो आपको ही चुना जाना है, ये चुनाव आपका कैसा नहीं? और चुनाव अगर आपका नहीं है तो फिर आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? बिरला जी के पास इस शहर में गिनाने के नाम पर कोई उपलब्धि नहीं है। हमने सोच लिया था कि शहर के जो औद्योगिक वातावरण को ग्रहण लग गया, कुछ फैक्ट्रियां चलेंगी, कुछ फैक्ट्रियां चली भी सही, पर वो कौन सी चली? वो फैक्ट्रियां नहीं चली जो कोटा के औद्योगिक वातावरण पर
ग्रहण लगाता वो ग्रहण छटता और बेकार हाथ को काम की उम्मीद लगती। अब औद्योगिक वातावरण सुधर गया है, कोटा के बेकार हाथ को काम मिलेगा ही मिलेगा। आपने घोषणा की थी राजस्थान सरकार 2700 रुपए की एमएसपी पर चुनाव घोषणा पत्र। गेहूं खरीदेंगे, एक कांटा बता दीजिए, एक जहां पर 2700 रुपए में गेहूं खरीदा जा रहा हो। आड़ोती का किसान 2300-2400 रुपए में गेहूं बेचने को मजबूर है। वादा 2700 का था और 2400 की एमएसपी कर दी। आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। दूसरा, कोटा की आजीविका का आधार है कोचिंग। कुछ सुधार होना आवश्यक है, हम भी समझते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एक अमेंडमेंट लेकर आ गई। 16 साल से कम उम्र का बच्चा कोचिंग में आएगा ही नहीं। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिरला जी अपनी रीति नीति स्पष्ट करो, बयान दो। आपकी उपस्थिति में, आपकी सरपरस्थिति में ये एक्ट पास हो गया। कोटा के इकोनॉमिकल सिस्टम पर इसका कितना फर्क पड़ने वाला है, आप इसकी गहराई में गए नहीं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये गलत है तो आप इस पर बयान दीजिए, और ये सही है तो बयान दीजिए। जहां ये सही है, भारत सरकार सही लेकर आई है। गलत है तो फिर आप लोकसभा के अध्यक्ष थे, लोकसभा ने ये बिल कैसे पारित कर दिया? कोटा का हॉस्टल कारोबारी, कोटा का हॉस्टलों के इर्द गिर्द करने वाला आम व्यापारी और छोटा छोटा पेइंग गेस्ट टाइप घर में बच्चों को रखने वाला आम व्यक्ति भारत सरकार के इस बिल को लेकर चिंतित है। आप चुनाव मैदान जाने से पहले बताओ बिरला जी, क्या हो रहा है, इश्यूज क्या है, नीतियां क्या है, पॉलिसी क्या है आपकी इन सारे विषयों पर। एक वादा जो बिरला जी ने पूरा कर दिया हो, क्रूज चला दूंगा चंबल में। आप ही लोगों ने छापा था बड़ा बड़ा, तो चंबल में क्रूज चल ही रहा है बिरला जी का, अदृश्य रूप से चल रहा होगा। बिरला जी के पास अब लोगों के विश्वास को जीतने के लिए कोई आधार नहीं बचा, और जिस तरीके से समर्थन गांव गांव और शहर की गलियों में मुझे मिल रहा है, 1000 फोन रोज कोटा शहर से। प्रहलाद गुंजल सत्ता की ताकत पर आम आदमी को अपमानित करके भयग्रस्त करने का दंड बिरला जी को इस बार भुगतना पड़ेगा। भाइयों की दादागिरी से शहर गले तक भर गया, गले तक। रोज तो शहर में चल रहा है, कभी कौन से जनप्रतिनिधि के साथ मिसबेह हुआ है, कभी कौन से के साथ आम चर्चा जो शहर में बन गई है, भगवान जाने कितना सच है कितना झूठ है। लेकिन ऐसा बोलते हैं कि आग लगे बगैर धुआं नहीं निकलता, ऐसा बोलते हैं ना। सारे जनप्रतिनिधि जिल्लत महसूस कर रहे हैं, यानी आप इतने ताकतवर हो गए, पार्टी का जो सिस्टम है उससे काम करने के बजाय भाइयों की गुलामी की मानसिकता से काम करो। अब शहर इससे मुक्ति चाहता है, मुक्ति, और ये उनको भी एहसास हो गया। उसका परिणाम क्या हुआ? आपने सारी, अब ये चुनाव बिरला जी के और प्रहलाद गुंजल के बीच में चुनाव नहीं बचा। मैं तो कहता आओ ना, हिम्मत हो तो चुनौती स्वीकार करो। ये चुनाव अब मोदी जी का चुनाव नहीं, ढाल मत बनाओ। 10 साल आपको सांसद बना दिया,
आपकी एक उपलब्धि नहीं है और अब मोदी जी की ढाल बनाकर आपके नाकामियों पर पर्दा डालोगे, कोई कामयाबी नहीं है आपकी। और इसलिए अब इस चुनाव को सारा प्रशासन लड़ रहा है। ये मेरे पास फोटोज हैं। ये लोकसभा के अध्यक्ष को OSD बूंदी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, मालाएं पहन रहे। मैंने उस बैठक का लाइव वीडियो इलेक्शन कमीशन को भेजा है, कलेक्टर को भेजा है, एक नहीं दो बार। और यहां के आईजी, कोटा के आईजी ओम बिरला के एजेंट बनकर, मैं ठीक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, ओम बिरला के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। मैंने इलेक्शन कमीशन को सारी स्थिति से अवगत करा दिया। हालात क्या है, अंग्रेजों का राज है क्या? आओ अपनी रीति नीति पर, सिद्धांतों पर, अपने कर्म पर चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखाओ बिरला जी। अंग्रेजों के राज का दृश्य पैदा कर दिया। नामता का एक लड़का, ब्राह्मण समाज का दीपक शर्मा, मोबाइल पर कोई पोस्ट देता है अपने जनप्रतिनिधि पर, रोज एक अखबार मेरे को कपड़े उतारता रहता है बेवजह। इसका मतलब मैं उस पर अंग्रेजों का सा व्यवहार करूं? एक ब्राह्मण समाज के बच्चे ने, दीपक शर्मा ने मोबाइल पर कोई पोस्ट कर दी तो 1 महीने जेल में। इस आईजी ने कहा बंद कर दो। 1 महीने जेल में। बसंत बिहार के रमेश जी शर्मा के बच्चे ने कोई मोबाइल की पोस्ट शेयर कर दी तो पता चला उसको थाने में ले जाकर बैठा दिया। शेयर कैसे कर दी? और जब थाने हमारे कार्यकर्ता पहुंचे तो पता चला 16 लोगों को थाने में बैठाया हुआ है जिन्होंने पोस्ट शेयर कर दी। क्या ये अंग्रेजों का राज है जो कोई बोलेगा ही नहीं? प्रेस में भी सेंसरशिप रहेगी और लोगों की जुबान पे भी सेंसरशिप रहेगी। तो क्या आप इस चुनाव में लोकतंत्र को हत्या करना चाहते हो? आम आदमी अगर कोई पोस्ट शेयर कर रहा है बुला के, भारतीय जनता पार्टी का SC मोर्चे का पुराना अध्यक्ष जो नैतिक रूप से ज्वाइनिंग के समय उसने कहा मैं प्रहलाद गुंजल के साथ हूं व्यक्तिगत रूप से, तो बुलाएगा तेरे पिताजी के रिटायरमेंट के 6 महीने सस्पेंड कर रहे हैं नगर निगम वालों। क्या है भाई? आप सत्ता की ताकत से लोगों की आवाज को गिरवे रखना चाहते हो क्या? गिरवे। कोई बोल रहा है कार्यकर्ता मैं प्रहलाद गुंजल का वोटर हूं, मेरा वोट प्रहलाद गुंजल के लिए, उसकी जन्मपत्री सारी निकाल करके, और घर में कोई नौकरी है तो शाम को ही उसके नोटिस पहुंचा दो, पुलिस पहुंचा दो, एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचा दो, कलेक्टर का मैसेज पहुंचा दो। और आईजी तो एजेंट बना पड़ा। मैंने इलेक्शन कमीशन को 2 बार लिख दिया ये कि राजीव दत्ता इसकी पोस्टिंग लोकसभा अध्यक्ष की OSD की है तो ये कैंप कार्यालय में क्यों बैठा है? और पहले तो ये बताओ कि अगर ये कैंप कार्यालय लिखा गया तो कैंप कार्यालय का मतलब ऑफिशियल कार्यालय लोकसभा अध्यक्ष का, अब वो कैंप कार्यालय चुनाव कार्यालय में कैसे बदल गया? और कैंप कार्यालय की जब तक सरकारी आदेश नहीं निकला होगा कैंप कार्यालय नहीं लिख सकते आप अस्थायी रूप से। गवर्नर अगर जयपुर से अस्थायी रूप से माउंट आबू जाते हैं तो वो नोटिफिकेशन होता है कि इन दिनों यहां पर कैंप कार्यालय का मतलब जब कोटा में होंगे तो सारा सिस्टम यहां कैंप करेगा लोकसभा अध्यक्ष का, तो वो निजी बिल्डिंग होने के बाद भी सरकारी सिस्टम का हिस्सा हो जाती है कैंप कार्यालय। कहते ही पहले आपने उस कैंप कार्यालय को भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना दिया। इस पर भी स्पष्टीकरण दें। और क्या चुनाव आयोग बिल्कुल ऐसा निर्देश है भारत सरकार का कि बिरला जी की पुलिस और बिरला जी के एजेंट आईजी, बिरला जी के OSD
बुला बुला के लोगों को धमका रहे हैं, बुला बुला के। एक एक मेरी सभा में पुलिस के 8-8 कैमरे, चारों एंगल से कोई आदमी बचना नहीं चाहिए जो आएगा। और शाम को आईजी के दफ्तर में उसकी स्क्रूटनी की टीम लग रही है। और जिस थाने में मैं होता हूं, रात को 12 बजे तक वो थाना 1 बजे तक आईजी के दफ्तर में चेहरे तलाशते हैं, कौन है, कैसे आए थे, ये जितेंद्र शर्मा कैसे आए, ये अंशपाल यादव कैसे आए, भारद्वाज जी कैसे आ गए। एक है, ये चुनाव है। आप क्या करना चाहते हैं? लोगों की किडनैपिंग करना चाहते हैं, भयग्रस्त करना चाहते हैं। और इसीलिए मैंने कहा है बीच में विनम्रता पूर्वक कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को, ये पॉलिटिकल पार्टीज के बीच का इलेक्शन है, जनता को आदेश देना है। उस आदेश को न दबाया जा सकता, न खरीदा जा सकता, न बेचा जा सकता, न डराया जा सकता। और इसलिए प्रशासन इसमें पार्ट न बने। आईजी का तो कोई लेवल ही नहीं है। और ओएसडी ने पूरी गुंडागिर्दी कर रखी है। मैं आप सबसे, आप लोकतंत्र का चौथा हिस्सा है। 4 पहिए की गाड़ी का 1 पहिया पंचर हो जाता है तो गाड़ी नहीं चलती। मैं आप लोगों से अपेक्षा करूंगा, ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत का बसंत पर्व है। और जब बसंत आता है तो सबका मन नाचता है। मौसम परिवर्तन से उसमें किसी के मन को टेरराइज नहीं किया जाना चाहिए। टेरराइज सारी स्टेट गवर्नमेंट, सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां मिलकर बसंत पर्व का आनंद लेने वाले, जिस भारतीय प्रजातंत्र के मतदाता, जिसके विश्वास पर लोकतंत्र की धुरी टिकी हुई है, उसका विश्वास ढल गया तो सारा लोकतंत्र लड़खड़ा कर, जैसे कोई आरसीसी का पिलर हिल गया तो बिल्डिंग गिरती है ना, वो स्थिति हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्रीमान ओमजी बिरला, उनकी टीम, उनकी प्रशासनिक मशीनरी, उनके राजनीतिक सिस्टम का ये टेरर हो रहा है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला जा रहा है, मारा जा रहा है। और जब ऐसी परिस्थितियां होती है तो फिर जनता जवाब देती है। अब ये चुनाव आम आदमी वर्सेस सत्ता का चुनाव हो गया। आम आदमी वर्सेस सत्ता का ये चुनाव जनबल और धनबल का चुनाव हो गया। ये चुनाव साधारण कार्यकर्ता और पुलिस अत्याचार के बीच का चुनाव हो गया। किसान और धनपतियों के बीच का चुनाव हो गया। मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं इलेक्शन कमीशन तत्परता दिखाए, गिरवे नहीं है। संवैधानिक संस्था है, 4 ये मेल कर चुका हूं, लगातार फोटो वीडियो भेज चुका हूं। वीडियो ऑडियो झूठा हो सकता है। कल भी बूंदी में बैठक ली है, 3 दिन पहले भी राजपूत समाज की बैठक ली है। इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन सरकार का सिस्टम, जिसको इम्पार्शियल तरीके से, निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी है, वो एक पार्ट एंड पार्शल बन जाएगा तो डेमोक्रेसी का क्या होगा। और जब ऐसा होता है तो जनता लड़ती है। जनता, अब आप देख रहे होंगे कि जनता मैदान में आ गई। किसी को दिन के 2 बजे सारालों में धक्के लग रहे हैं और मुझे रात के 2 बजे स्वागत के जुनून में धक्के लग रहे हैं। स्वागत के जुनून में पागल। इसे लगता है कि अब जनता मैदान में आ गई। बिरला जी जवाब दे, अपनी 10 साल की नाकामियों पर मोदी जी के नाम का पर्दा नहीं डाले, बताएं क्या क्या किया है और उसके आधार पर विश्वास अर्जित करें। और मेरे मकान पर रात के 1-1, 2-2 बजे तक ड्रोन उड़ते हैं। हाँ, 1:30 बजे ड्रोन पकड़ा है मेरे घर के वो चौकीदार ने, और भाग कर ड्रोन उड़ाने वाला आया, उसने ड्रोन नहीं छोड़ा तो चिप निकाल के भाग गया। ड्रोन मेरे घर पे पड़ा अभी रात के 1:30 बजे।
क्या करना चाहते हैं आप? प्रहलाद कुंजल के घर पे बम डालना चाहते हो? मनसा क्या है आपकी? मुझे लगता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं भाई। छोटे माठ साहब तो बोल ही रहे हैं, पाताल में बैठा देंगे। शब्दों में इनके दरिद्रता आ गई है, शब्दों की मर्यादा इन्होंने खत्म कर दी है। और जब सत्तासीन ताकतवर व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए सत्ता की ढाल, शासन प्रशासन की ढाल लेने लग जाता है और शब्दों में दरिद्रता आ जाती है, इसका मतलब उसके पतन का दीपक जल गया, उसे बुझना ही बुझना है, उसके पतन की शुरुआत हो गई है। ये अपने आप में संकेत है लोकसभा चुनाव परिणाम के। मैं चाहता हूं आप इसमें मुझे सहयोग करें। ये जो यहाँ आईजी को अविलंब हटाया जाए, एजेंट की तरह काम कर रहा है। एक एक थाने को बुला के सारी रिकॉर्डिंग रात के 2 बजे तक, हम तो प्रचार करते रहते हैं आईजी सारी लाओ, आज सिमलिया की रिकॉर्डिंग लाओ, 4 कैमरे लेके आओ, सारे बुलाओ। लाइन के सिमलिया में अब तक कितने एसएच हो रहे हैं, 8-8 वो बताओ ये कौन है, ये नारे क्यों लगा रहा है, इसको जाओ, इसको समझाओ, इसको बताओ। ये एजेंट रोज का काम हो रहा है, कार्यालय खुला हुआ है। रामगंज मंडी में हूं तो सुकेत की सभा में जरा चारों कैमरे लाओ, सुकेत में अब 10 सालों में कौन कौन एसएच हो रहा है सबको कॉल कर लो और सब रात को चेक करो और रातों रात बात करो, प्रेशर करो, न्यूट्रल करो। क्या ये एजेंट के रहते हुए निष्पक्ष चुनाव की संभावना है? इसलिए मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि भारत सरकार या किसी के भी दबाव में इलेक्शन कमीशन चुप है। ये मैं लगातार वीडियो भेज कर कह रहा हूं, लगातार डाबी की मीटिंग, वहां की मीटिंग, सबकी, ओएसडी की, लगातार लोगों को धमकाना करना, सब। इलेक्शन कमीशन मौन क्यों है? मैं आरोप लगा रहा हूं, इन अधिकारियों का विलंब यहां से हटाएं। ओएसडी का मुख्यालय लोकसभा में करें, 10 से 5 की ड्यूटी के लिए उनको पाबंद करें और आईजी जिस प्रकार से चुनाव कार्यालय खोलकर बैठे हुए हैं, दबाने का बंदिश का तुरंत प्रभाव से यहां से उनको हटाया जाए। पारदर्शी निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। जनता इस बार 10 साल के बिरला जी के कामकाज का हिसाब मांगकर उनको दिल्ली की जगह शक्ति नगर में बैठाने का मन बना चुकी है। बस मुझे इतना ही